मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम गीता जैन है। मैं गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ और मैंने एमकॉम सेकेंड सेम वालों के लिए जो मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें मैंने आज जो है यूनिट 4 का एक टॉपिक बनाया है। यूनिट 4 अपना है फेमा 2000। तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के ऊपर में, तो ध्यान देंगे। इससे पहले मैंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के ऊपर अपने 2 लेक्चर तैयार किए थे। आई होप आपने उसको देखा होगा, तो समझ आया होगा आपको। और अपना ये जो है ये 4th यूनिट है, इसमें मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसमें आज अपन पढ़ेंगे विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कहाँ से आया है। जो विदेशी विनिमय प्रबंध नियमन अधिनियम है वो जो है 1947 में जो है, और जो विदेशी विनिमय की बहुत सारी जटिल समस्याओं को क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ रहा था और उसका समाधान कर पाना मुश्किल था, समाधान नहीं हो पा रहा था, वो अपर्याप्त था, असंतोषजनक था। तो ऐसी स्थिति में उस अधिनियम को समाप्त करके जो है उसके स्थान पर विदेशी विनिमय प्रबंधक अधिनियम 2000 आया है। कौन से अधिनियम को चेंज करके आया है स्टूडेंट? फेरा को चेंज करके, FERE, फेरा को चेंज करके किसमें आया है? फेमा में आया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, फेरा और फेमा, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। और ये जो है ये नया एक्ट है जो कब आया है? 2000 में आया है, जिसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, तो ये जो एक्ट आया है फेमा 2000 आया है। अब अपन देखते हैं ये कैसे अधिनियम में आया, कैसे पारित हुआ, तो ये क्यों आया ये तो आप समझ गए हो ना, किसके स्थान पे आया है? ये फेरा के स्थान पे आया है। तो जो विदेशी विनिमय नियम अधिनियमन है, इसको जो है पहले तो 1947 में, फिर 1973 में, फिर 1993, 3 डेट ध्यान रखेंगे। 1947 में, 1973 में और 1993, ये जो है 3 टाइम क्या किया गया, इसको पुनरावलोकन किया गया, देखा गया। और जो देश में है आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी ध्यान में रखा गया। और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको देश के वैश्विक रूप देने के लिए, सारे देशों को एक नजदीक लाने के लिए जो है विदेशी विनिमय और विदेशी व्यापार से संबंधित जो है बहुत संशोधन इस टाइम पे किए गए। फिर इस स्तर पर क्या किया गया, जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम को जो है 1973 का फिर से अवलोकन करने का निर्णय लिया। फिर बाद में ये अनुभव किया गया कि ये जो विदेशी विनिमय जो फेरा है, मैं आपको बार बार शॉर्ट में बोलूंगी, फेरा और फेमा तो आप समझ जाएंगे। तो ये जो फेरा है वो जो है उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। 1947 में लाने के बाद 1973 में इसको जो है निरस्त करने का अनुभव किया गया और उसके जगह पे एक नया अधिनियम लाने का जो है अनुरोध किया गया। फिर इस उद्देश्य से एक टास्क की रचना की गई, जिसमें क्या है 1994 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ताकि जो है उसमें अधिनियम को जो है महत्वपूर्ण उसमें और क्या कर सके, परिवर्तन कर सके। तो देखा गया कि ये जो 1993 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण सुधार आया। जैसे क्या हुआ, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, निर्यात को बढ़ावा मिला और जो विदेशी संस्थागत नियोजन है उसके द्वारा भारत में जो है स्टॉक है वो उसमें भी अपनी सहभागिता आई। इस तरीके से नियमों में बदलाव करने से जो है 1993 में बहुत सारे परिवर्तन जो है वो देखने को मिले। परिवर्तन ध्यान रखेंगे, कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। एक तो विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है और विदेशी विनिमय कोषों में भी वृद्धि हुई, टैरिफ का भी इसमें वो किया गया, टैरिफ भी दिया गया। इस तरीके से फेरा एक्ट को जो है 3 बार चेंज किया गया है। 1947 में आया, 1973 में कुछ सुधार किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया, 1993 में फिर से सुधार किया गया।
तब अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, सुधार दिखा। लेकिन इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी भारत ने क्या किया कि 4 अगस्त 1998 को 4 अगस्त 1998 को जो है भारत की संसद में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियमन जो है 1973 को क्या कर दिया गया, निरस्त करके उसके स्थान पर एक बिल पास कराया, बिल प्रस्तुत किया। ये जो बिल है वो जो प्रस्तुत किया उसमें कुछ संशोधन थे, कुछ सुझाव थे। ऐसा प्रतिवेदन जो है संसद के समक्ष रखा गया। कब रखा गया, 4 अगस्त 1998 में। अब इस पर भी कोई निर्णय लेने से पूर्व जो है लोकसभा भी भंग हो गई। फिर जब लोकसभा भंग होने के साथ ये बिल को भी क्या कर दिया गया, 1998 में रद्द कर दिया गया। फिर बाद में जो है वित्त विभाग ने भी क्या किया, वित्त समिति बनाई और उसमें फिर से कुछ संशोधन किए, फिर से कुछ सुझाव को ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार ने जो है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो है बिल को प्रस्तुत किया। और जो विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम है 1973, इसको रद्द करके निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो है वो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो 2000 है वो पारित होगा और ये 1 जून 2000 से क्या हो गया, लागू हो गया। कब से लागू हुआ है ये, 1 जून 2002 से क्या हुआ है, ये अधिनियम जो है वो लागू हुआ है। और इसमें टोटल जो धाराएं हैं वो 49 धाराएं हैं। ध्यान रखेंगे कितनी धाराएं हैं, 49 धाराएं हैं इसमें। तो फेरा को हटा के क्या लाया गया है, फेमा लाया गया है। कब, 1973 में। हालांकि प्रयास 98 में किया गया बट जो है उसको हटाया गया। कब, जून में, सन 2000 में हटाया गया और 1 जून 2000 को जो है फेमा आया अपनी 49 धाराओं को लेकर। अब देखते हैं कि ये जो फेमा जो आया है वो क्या चीज है, कैसे उद्देश्य है इसके। अब इसके उद्देश्य को देखेंगे अपन। जो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 2000 की क्या क्या उद्देश्य है इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी फेरा क्या होता है, फेमा क्या होता है, तो आपको इसके उद्देश्य बताना क्या है, कंपलसरी है। तो जो भारत में जो पारित हुआ 1 जून 2000 से फेमा एक्ट 2000 के उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे, पहला उद्देश्य है भारत में विदेशी पूंजी की प्रविष्टि का नियमन करना। भारत में विदेशी पूंजी नियमन की प्रविष्टि, मतलब भारत में क्या करना, विदेशी पूंजी को बुलावा देना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है भारत में विदेशियों को रोजगार का नियमन करना। भारत में विदेशियों को रोजगार का नियमन करना, मतलब जो विदेशी लोग हैं उनको क्या करना, भारत में रोजगार देना और उसके संबंध में क्या करना, नियम तैयार करना। ये जो है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम का जो उद्देश्य है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियंत्रण। विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियंत्रण। तो जो विदेशी विनिमय होगा उसमें ना तो ज्यादा अधिक क्रय होना चाहिए, ना ही ज्यादा अधिक विक्रय, मतलब आयात निर्यात पर क्या करना, कंट्रोल करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम का जो है उद्देश्य है। इसके बाद है विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना। विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना।
इसका मतलब जो है रेट है, जो मुद्रा की दर है, जो एक्सचेंज करने की दर है, उसमें क्या करना, स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी लाना भी क्या है इनका उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों से एवं विदेशों को होने वाले भुगतानों का नियमन करना। विदेशों से एवं विदेशों में होने वाले भुगतानों का भी क्या करना, नियमन करना। इसके लिए भी इन्होंने नियम बनाया है। ये सारे नियम जो है इनके उद्देश्य है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए जो है फेमा ने ये अधिनियम बनाया है। इसके बाद है विदेशी बाजार को क्या करना, सुदृढ़ करना। विदेशी व्यापार को क्या करना, सुदृढ़ बाजार बनाना, एक अच्छा बाजार बनाना, ये भी क्या है इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है भुगतान असंतुलन को दूर करना। भुगतान असंतुलन जो है ये मैं आपको बता देती हूँ कि भुगतान असंतुलन क्या होता है। जो पेमेंट बैलेंस है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। मतलब भारत में जो है वो आयात क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और निर्यात क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको बोलते हैं भुगतान असंतुलन। मतलब अपने को जो है भुगतान करना ज्यादा हो जाता है और अपने पास क्या हो जाता है, विदेशी मुद्रा कम हो जाती है, वही है भुगतान असंतुलन। तो इसको भी दूर करना और इस पर क्या करना, कंट्रोल रखना, ताकि कोई भी ज्यादा वस्तु का निर्यात जो है यहाँ से न कर सके, सॉरी ज्यादा वस्तु का आयात जो है वो न करे। इसके बाद इसका उद्देश्य है पूंजी के बहिर्गमन को रोक लगाना। जो भारत की पूंजी है उसको बाहर जाने से क्या करना, रोक लगाना। भारत की पूंजी के बहिर्गमन से रोक लगाना, ये पॉइंट को नोट कर लेंगे, है ना। तो भारत की पूंजी को क्या करना, बाहर जो जाने से रोकना। विदेशी व्यापार को क्या करना, प्रोत्साहन देना। विदेशी बाजार को या विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना। विदेशी बाजार को क्या करना, प्रोत्साहन देना। और जो विदेशी बिल में जो हेरा फेरी होती है उसको क्या करना, रोकना। नेक्स्ट पॉइंट आएगा विदेशी बिल में, विदेशी बिलों की हेरा फेरी रोकना। ये सारे उद्देश्य हैं फेमा के 2000 में। देश में जो है विदेशी विनिमय को क्या करना, अच्छा बनाना। और जो भारत में जो रोजगार है और व्यवसाय है, विनियोग है, पैसा है, उसका क्या करना, नियमन करना। और विदेशी मुद्रा जो है भारत में उसकी पूर्ति को बनाए रखना। ये सारे उद्देश्य किसके हैं, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के उद्देश्य हैं। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, जो ये फटाफट रिवीजन हो जाएगा। फेरा जो है 1947 में आया और जो है 1973 में इसमें कुछ संशोधन करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रयास फेल हो गया था क्योंकि जो लोकसभा है वो भंग हो गई थी। उसके बाद फिर से उन्होंने प्रयास किया और 4 अगस्त 1998 को प्रयास करने के बाद जो है वो सन 2000 में जो है फेमा आया, जो 1 जून 2000 को क्या हुआ, संसद में पारित हुआ। और उसमें 49 धाराएं जो है वो दी गई है, जिसमें इनका जो उद्देश्य है फेमा लाने का वो ये है कि भारत में विदेशी पूंजी की नियमन की प्रविष्टि करना, भारत में विदेशियों को रोजगार का नियमन कराना, विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियंत्रण करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, विदेशों से एवं विदेशों में होने वाले भुगतान का नियमन करना, भुगतान असंतुलन को दूर करना और विदेशी व्यापार को क्या करना, सुदृढ़ बाजार बनाना, भारत में पूंजी के बहिर्गमन को रोकना, विदेशी बाजार को प्रोत्साहन देना और विदेशी बाजारों में बिलों में होने वाली हेराफेरी को क्या करना, रोकना। ये सारे विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम की क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद जो है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम जो आया वो पूरे भारत में
में क्या किया गया, 1 जून 2000 को क्या किया गया, लागू किया गया। प्रत्येक विदेश की भारत में जो स्थित कार्यालय है, शाखाएं हैं, एजेंसी है, उन पर क्या किया गया, ये लागू किया गया। अब देखिए इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका मैं मीनिंग बता देती हूँ। जैसे आयात मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, भारत में क्या करना, विदेशी माल को लाना। इसके बाद देखो इसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिसका मीनिंग आपको मालूम रहना चाहिए। एक तो होता है न्यायिक सत्ता, मतलब एडजेक्टिंग ऑथोरिटी, मतलब क्या होता है कि जो अधिकृत अधिकारी हैं वो। फिर एक आएगा अपीलेट न्यायाधिकारी, मतलब जिसको बोलते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब ये होता है कि जो विदेशी विनिमय के लिए जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है वो है। अधिकृत व्यक्ति कौन होगा, तो अधिकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होंगे जो है मनी को क्या कर सके, चेंज कर सके, वो सारे व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति कहलाएंगे। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो आप जानते ही हैं। मुद्रा मतलब क्या हो जाएगा, जो मुद्रा नोट में है, पोस्टल नोट है, पोस्टल ऑर्डर है, मनी ऑर्डर है, ड्राफ्ट है, चेक है, साख पत्र है, विनिमय पत्र है मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रतिज्ञा पत्र है, प्रॉमिसरी नोट है, क्रेडिट कार्ड है। ये सारी चीजों को क्या है, करेंसी बोलते हैं, मुद्रा कहते हैं, जो रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो। इसके बाद सदस्य जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य होंगे। इसमें व्यक्ति भी होंगे, भारत में निवासी व्यक्ति। भारत में निवासी व्यक्ति का आप डेफिनेशन जानते ही हैं। भारत में क्या हो, 182 दिन गत वर्ष में क्या किया हो, भारत में रहा हो, वो कौन कहलाएगा, भारत में निवासी व्यक्ति कहलाता है, रेसिडेंट कहलाएगा। और भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति, जो भारत का निवासी नहीं हो, वो भारत के बाहर का व्यक्ति कहलाता है। रिजर्व बैंक मतलब आप लोग जानते ही हैं। प्रतिभूति, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है ये भी बता देती हूँ। सिक्योरिटी मतलब होता है शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और बचत प्रमाण पत्र है, डिपॉजिट रिसिप्ट है, मतलब जिसको बोलते हैं जमा प्रतिभूतियां, और प्रतिभूति स्वामित्व के प्रमाण पत्र है। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, प्रतिभूति कहलाएगी। इसके बाद में आप लोग को बताऊंगी सेवा क्या होता है। सेवा मतलब जैसे बैंकिंग की सेवा, परिवहन की सेवा, बिजली हो गया, मनोरंजन है, सूचना है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, सेवा कहलाती है। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो विदेशी विनिमय का नियमन एवं जो प्रबंधन है उसके लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसके लिए कौन कौन से नियम जो है वो बनाए गए हैं। इसके बाद अपन अपीलेट क्या होता है वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो विदेशी विनिमय अधिनियम, प्रबंध अधिनियम कहाँ से आया, और जो पहले जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, फेरा चल रहा था, रेगुलेशन था। बस आर और एम का फर्क है। आर मतलब रेगुलेशन है, मतलब विनियमन है, और एम मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब क्या होता है, प्रबंधन। बस इन दोनों ही चीजों का क्या है, इसमें अंतर है, जिसके मैंने आपको मेन उद्देश्य बताया। अगर आपको उद्देश्य मालूम होगा तभी अपन इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने आपको आज बताया है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के क्या उद्देश्य है और ये कहाँ से आए, और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताया जिसका डेफिनेशन आपको मालूम रहना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि जो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम है, जो फेमा है, उसमें कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, अपने को उसमें क्या चीज करना है, क्या चीजें ध्यान रखना है जब अगर कोई विदेशी व्यापार करता है तो मैं आई होप आपको ये जो मेरा लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी क्या कर सके, ये इसको पढ़ सके, समझ सके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको 4th यूनिट का ये चैप्टर है, इसमें आपको पूरे 15 नंबर की थ्योरी लिखनी है, इसलिए इसको जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू।